नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ऐसे पर तक यूट्यूब मंच पे। दोस्तों, एक मोर्चा संसद भवन के भीतर खुला हुआ है तो वही एक मोर्चा सड़क के ऊपर खुला हुआ है। एक मोर्चा देश के किसानों के बीच से खुला हुआ है तो वही एक मोर्चा देश के नौजवानों के बीच से खुला हुआ है। और एक मोर्चा गठबंधन के सहयोगियों के तुष्टीकरण के लिए भी खुला हुआ है। लेकिन इन सब के बीच सारे मोर्चों का मुकाबला कर रही नरेंद्र मोदी और अमित शाह की वो सरकार भला किस तरीके से चल रही है या किस तरीके से चलाने की कवायद की जा रही है, इन सब के ऊपर चर्चा हो ही रही थी कि तभी एक मोर्चा अगर नागपुर से खुलता हुआ शुरू हो जाए, एक मोर्चा जो कि मातृ संगठन से खुलना शुरू हो जाए और वही एक मोर्चा वहां से खुलना शुरू हो जाए जिसने भारतीय जनता पार्टी के लिए कैडर सप्लाई की पूरी मशीनरी तैयार की हो, तो आप बखूबी सोच सकते हैं कि सत्ता की परेशानियां, सत्ता की दुश्वारियां कितनी बड़ी इस दौर में हो चली है। बात भारतीय जनता पार्टी की कर रहे हैं, बात भारतीय जनता पार्टी के भीतर जिस बदलाव की बिसात को बिछाई जा रही है, उस बिसात के आसपास नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भूमिका कहां तक फिट बैठती है और कितने फिट बैठती है, उसके ऊपर बात की रही है। मोहन भागवत का बयान आपने जरूर सुना होगा। बयान किसी और संदर्भ में था, लेकिन किस संदर्भ में उस बयान को लिया गया ये पूरे देश ने देखा और समझा। बयान दरअसल ये था कि कुछ लोग खुद को अलौकिक पारलौकिक समझने लगते हैं और इस तरीके की प्रवृत्ति नुकसान पहुंचा देती है। उस पूरे बयान का लबोलबाब कहीं ना कहीं यही समझने के लिए वर्तमान समय में इस भारत देश में कितने नॉन बायोलॉजिकल लोग बचे हुए हैं, ये बात मोहन भागवत भी समझ रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को आज के समय में जो सबसे बड़े प्रश्न का फैसला कर रहा है, वो सवाल ये होता है, वो प्रश्न ये होता है कि बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा। और निश्चित ही तौर पर वो कोई बायोलॉजिकल एंटिटी होगी, कोई जैविक व्यक्ति ही होगा। अजैविक नहीं हो सकता, नॉन बायोलॉजिकल वो नहीं हो सकता। लेकिन आखिर बीजेपी के भीतर के जो अध्यक्ष हों पर जो जिनकी भी नियुक्ति होगी और जो अध्यक्ष बीजेपी के बनेंगे, उसके पहले पिछले कई बार से देखा जा रहा है कि कार्यवाहक अध्यक्ष की जो परंपरा रही है कि पहले यदि कोई मंत्री, यदि कोई बीजेपी के अध्यक्ष सरकार का हिस्सा बन जाता है, उस परिस्थिति के नए अध्यक्ष की नियुक्ति के पहले पिछले कई अलग अलग मौकों से देखा जा रहा है कि कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति होती है वर्किंग प्रेसिडेंट की, बिल्कुल जेडीयू के संजय झा वाले स्टाइल के ऊपर। लेकिन वहां वर्किंग प्रेसिडेंट को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, यहाँ वर्किंग प्रेसिडेंट को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के इस कल्चर की सच में तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन क्या ये तारीफ वर्तमान नेतृत्व के रहते हुए क्या इन ताकतवर अध्यक्ष बनाने की ओर लेकर के जा रही है भारतीय जनता पार्टी को, या फिर भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक रबर स्टाम्प अध्यक्ष बनाने की तैयारी है? सवाल यहीं आकर के अटक जाती है कि आखिरकार जेपी नड्डा के उत्तराधिकारी कौन होगा। कई जिम्मेदारियां जेपी नड्डा के जिम्मे है। आज के समय में जब उनका कार्यकाल जून के महीने में बतौर भाजपा अध्यक्ष उनका कार्यकाल जब खत्म हो गया, उसके बाद वो बीजेपी के अध्यक्ष बने हुए हैं और उसके साथ साथ केंद्र में मंत्री भी हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के भीतर पूरे देश के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। यानी ये कहे कि राज्यसभा में सदन के नेता की भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। और इन सबों के बीच भारतीय जनता पार्टी के भीतर वर्किंग प्रेसिडेंट की कवायद भी चल रही है। वर्किंग प्रेसिडेंट सामने होंगे, वो नाम आपके सामने होंगे कि वर्किंग प्रेसिडेंट कौन होगा। और वही वर्किंग प्रेसिडेंट 4-5 महीनों बाद जो है पूर्णकालिक एक अध्यक्ष, बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में आपके सामने आ जाएगा। लेकिन वर्किंग प्रेसिडेंट, कार्यकारी अध्यक्ष नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मर्जी से होगा, यानी गुजरात लॉबी का रबर स्टाम्प होगा या फिर नागपुर का रबर स्टाम्प होगा। यहीं पर जाकर के पेच फंस रहा है कि आखिरकार अध्यक्ष बनाएगा, कार्यकारी अध्यक्ष बनाएगा तो कौन बनाएगा। 9 जून को नरेंद्र मोदी सरकार शपथ ले चुकी है, करीब 1.5 महीने से अधिक हो चुके हैं, लेकिन अब तक वर्किंग प्रेसिडेंट का नाम का ऐलान नहीं किया गया। जरा पिछली बार से 2019 के रवायत पे अगर गौर करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव के पास 30 मई को नरेंद्र मोदी की सरकार ने शपथ लिया और उसके समय के भाजपा अध्यक्ष केंद्र में गृह मंत्री बना दिए गए थे। मोदी मंत्रिमंडल का अमित शाह हिस्सा हो गए थे। अब महज 18 दिनों के भीतर करीब 18 जून 2019 को अगले वर्किंग प्रेसिडेंट, अगले कार्यकारी अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो गया। जेपी नड्डा कार्यकारी अध्यक्ष हो गए और 4-5 महीने बाद जब महाराष्ट्र का चुनाव संपन्न हो गया तो उसके बाद जेपी नड्डा पूर्णकालिक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बन गए।
लेकिन करीब 18 दिनों के भीतर जो फैसला पिछली बार हुआ था, इस बार करीब 1.5 महीने से ज्यादा हो गया और अब तक फैसला नहीं हो पाया। इसके पीछे की वजह क्या है? तो पहला वजह यह है कि पीएम मोदी और अमित शाह की जो स्थिति थी 2014 में, जो नरेंद्र मोदी की स्थिति थी, जो बीजेपी की पोजीशन थी, 2019 में जो बीजेपी के अंदर जो उनकी पोजीशन थी इन दोनों की, वो 2024 में नहीं है। 14 और 19 में भारतीय जनता पार्टी अकेले दम सत्ता में आई थी। 14 में नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव जीता था बीजेपी, बहुमत के 272 को आंकड़ा को सफलतापूर्वक पार कर लिया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बालाकोट के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जिस प्रकार का देश में माहौल उपजा, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 303 का आंकड़ा को छू दिया और 2024 के भीतर जो जब 400 का नारा लगा, 400 पार का नारा लगा, तो वही भारतीय जनता पार्टी बमुश्किल 60% ही सीट अर्जित कर पाए। 400 के नारे पर 240 पे आकर के अटक गई, बहुमत नहीं मिला। और उसके बाद कौन कौन फैक्टर के बूते अब सत्ता चला रहे हैं? नानी फैक्टर, यानी ये कहे नायडू और नीतीश फैक्टर। अगर संक्षेप में कहे तो नानी फैक्टर। तो जो सरकार नानी फैक्टर के ऊपर टिकी हुई है, वो सरकार अब भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के भीतर अब भी सरकार चला पाएगी। यही रस्साकसी इस दौर में कार्यकारी अध्यक्ष के फैसले को अब तक यानी करीब 1.5 महीने से ज्यादा लंबा समय खींच लिया। 1.5 महीनों को ज्यादा समय खींच लिया। संघ क्या चाह रहा है, नागपुर क्या चाह रहा है कि वो चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक भावी नेतृत्व तैयार किया जाए। संघ को जब लालकृष्ण आडवाणी को घर बैठाना था, उनके पूरे पीढ़ी को घर बैठाना था, चाहे जसवंत सिंह हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे यशवंत सिन्हा हो, लालकृष्ण आडवाणी के साथ सबको घर बैठाना था। तब नरेंद्र मोदी को भी संघ ने स्वीकार कर लिया था। और आज जब संघ नरेंद्र मोदी की पूरी टीम को घर बैठाना चाहता है, तो नरेंद्र मोदी की मर्जी का कार्यकारी अध्यक्ष और भविष्य में जाकर के वही व्यक्ति पार्टी अध्यक्ष हो जाए, ये वाला संघ कैसे स्वीकार कर सकता है? 10 सालों के नरेंद्र मोदी के शासन कालों में इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि संघ के एजेंडे को जहां तक लागू करना था, नरेंद्र मोदी सरकार ने अपनी ओर से पूरी कोशिशें की। कुछ मामलों में उसे सफलता मिल भी गई, कुछ मामलों न्यायालय के भीतर भी चला गया, लेकिन कोशिश भरपूर की गई। लेकिन संघ के एजेंडे को तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह लागू करते रहे। संघ के एजेंडे को लागू करने के साथ साथ संघ के नेतृत्व और संघ से आने वाले लोगों की उपेक्षा भी बढ़ती रही। सीधा सा मतलब यह है कि जो काम आप कर रहे हैं, वो जो आपका एजेंडा है, वो आप करते रहेंगे, लेकिन आपको अहमियत ही नहीं देंगे। संघ की नाराजगी इस बात से थी। और स्वाभाविक सी बात है कि लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी उस दौर में संघ को कम से कम आज की तुलना में एनडीए गठबंधन सहयोगियों के बावजूद भी चलती बहुत ज्यादा नहीं थी सरकार के भीतर, लेकिन सुनी उनकी बहुत ज्यादा जाती थी। यहाँ पर सुनना भी बंद हो गया था। लेकिन अब नागपुर किसी संजय जोशी को बैठाना चाहते हैं, अब की नागपुर किसी शिवराज सिंह चौहान को बैठाना चाहता है, नागपुर क्या किसी नितिन गडकरी को बैठाना चाहता है। नाम अभी तक खुल करके सामने नहीं आया कि किसे बिठाना चाहता है नागपुर, लेकिन नागपुर अपना आदमी चाहता है, ये बात कहीं ना कहीं तय है। वही गुजरात लॉबी, वो गुजरात लॉबी, कथित गुजरात लॉबी जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हावी है, वो अपने व्यक्ति को वर्किंग प्रेसिडेंट चाहती है, ये बात भी तय है। लेकिन आज के दौर में संघ और नरेंद्र मोदी के बीच की जो दूरियां बढ़ने की कई सारे कारण और भी हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जब से भारतीय जनता पार्टी इस भारत देश की राजनीति में लाइट में आई, बफोर्स और मंदिर के मुद्दे के साथ 1989 के भीतर और खास करके 1991 के बाद से भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों को छूती रही है, 100 के आंकड़ों को पार करती रही है। किसके बूते पार करती रही? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात के बूते पार करती रही और देश के दूसरे हिस्सों से छिटपुट सीटें उन्हें मिलती रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी के दौर में जब भारतीय जनता पार्टी ने 272 के आंकड़े को पहली बार छुआ था, तो उसको मोदी मैजिक माना गया था। और सच में 2014 के भीतर वो मोदी मैजिक था भी। देश में कांग्रेस के खिलाफ माहौल था और नरेंद्र मोदी के चेहरे के ऊपर लोगों की काफी उम्मीदें थी। और 272 का आंकड़े तक पहुंचने में भारतीय जनता पार्टी जो 100, 150 या फिर मैक्सिमम 182 तक जा पाई थी, वो 282 तक पहुंच गई। उसके पीछे मोदी मैजिक ने जहां पर काम किया, उन राज्यों को अगर आप देखिएगा तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और इसके साथ साथ राजस्थान को भी कह सकते हैं कि इन सारे राज्यों में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई मोदी मैजिक ने। आज के दौर में स्थिति है कि कमोबेश इन सारे राज्यों में
मोदी मैजिक उतार पे, यानी नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी को जिन राज्यों के भीतर वन साइडेड विक्ट्री की तरफ, एक तरफा जीत की तरफ लेकर के 2014 में गए, उन सभी राज्यों में उनका 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरी की पूरी जादू उतर गई। अग्निवीर का मामला राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और काफी हद तक बिहार को प्रभावित करता है। किसान आंदोलन भी भारत देश के बहुत बड़े हिस्से को प्रभावित करता है। इसके साथ साथ बेरोजगारी और नौजवानों का जो आंदोलन है, उसने नरेंद्र मोदी की ओर से भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक अलग तरह का जो नई धारणा पैदा की है देश के भीतर, वो शुभ संकेत उसका दिखाई नहीं दे रहा। वो एक अलग मुद्दा है देश के भीतर, और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के भीतर अखिलेश यादव अपने पीडीए चलाने में कामयाब हो गए। मुद्दा तभी कोई चलता है जब एक पक्ष से नाराजगी होती है, वहाँ अपने मुद्दे, वहाँ अपने इश्यूज, उनका समाधान होते हुए उन्हें नहीं दिखता। और बिहार के भीतर नीतीश कुमार के बूते भारतीय जनता पार्टी की दर्जन भर सीट बच गई, वरना किसी 2 दर्जन के करीब भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई थी 2014 की बात करें तो। ठीक इसी प्रकार से हरियाणा के भीतर माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बना था। राज्य में भी सरकार बनी और 10 की 10 लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीत गई। राजस्थान में भी दिल्ली की लॉबी ने अपनी चलाने की कोशिश की, गुजरात लॉबी ने अपनी मनमर्जी करने की कोशिश की, संघ की पसंद को दरकिनार कर दिया गया। तो क्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात जीतने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह को स्वीकार किया जाए? यही मंथन संघ के भीतर चल रहा है। और ओडिशा के भीतर जो सत्ता मिली है वो मोदी मैजिक से नहीं, बल्कि नागपुर से का भी यही मानना है, आरएसएस का भी यही मानना है, संघ के शीर्ष नेतृत्व का भी यही मानना है कि 24 सालों की एंटी इनकम्बेंसी और जिस प्रकार से नवीन पटनायक का स्वास्थ्य का गिर रहा था, कांग्रेस अपने आप को विफल हो रही थी। कांग्रेस जैसे देश के भीतर उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, न कि ब्रांड भूमिका ओडिशा के भीतर भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीत में 21 में 20 सीटें दिलाई। आखिर नरेंद्र मोदी की मैजिक जहां पर चला था वहां पर फेल होता हुआ 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखा। महाराष्ट्र जैसे बड़ा राज्य, वहां गुजरात लॉबी ही भारतीय जनता पार्टी की गिरावट का कारण मानी जा रही है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष के ऊपर गुजरात लॉबी हावी रहेगी, तब तक महाराष्ट्र के भीतर भारतीय जनता पार्टी का कल्याण भगवान भी नहीं कर सकते, मनुष्य की बात ही छोड़ दीजिए। ये धारणा जब महाराष्ट्र के भीतर बनती जा रही है, तब आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह का विकल्प क्यों ढूंढा जा रहा है। मार्गदर्शक मंडल के सदस्यों की संख्या बढ़ाने की ओर संघ की एक धारा क्यों सोच रही है? क्या 75+ का क्राइटेरिया केवल लालकृष्ण आडवाणी के लिए ही था और वही मुरली मनोहर जोशी के लिए, क्या बाकियों के लिए वो नहीं है? ये सारे के सारे सवाल इस दौर में जो है बहुत मौजू हो गए हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी अब वोट बटोरने वाला सबसे बड़ा माध्यम नहीं रहे। नरेंद्र मोदी को कहीं राहुल गांधी से, तो कहीं मुद्दों से, कहीं पीडीए से, तो कहीं जातीय जनगणना से, तो कहीं मराठा अस्मिता से, तो कहीं स्थानीय मुद्दों से चुनौती मिल रही है। तो ऐसे में संघ अब उससे आगे देखना चाहता है, और आगे तब देखना चाहता है जब सामने से राहुल गांधी और इंडिया अलायंस की एक पूरी बहुत बड़ी चुनौती आकर के सामने खड़ी है। संघ उस दौर में भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहती है जिस दौर में भारतीय जनता पार्टी का न्याय नेतृत्व दिल्ली के भीतर आकार लेता हुआ दिखे, और बिल्कुल उसी प्रकार से आकार लेता हुआ दिखे जैसे अटल आडवाणी के दौर से निकाल करके भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज और राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी जैसों के हाथ में भी संघ ने पहुंचाया था। अब इस मौजूदा दौर की नेतृत्व से आगे निकल करके नए दौर की नेतृत्व के हाथ में कैसे भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाया जाए, जिसके ऊपर अगले 10, 15, 20 सालों की राजनीति की जा सके, ये संकेत आज एजेंडे के भीतर सबसे पहले है। इस एजेंडे के लिए दिल्ली की थोपा हुआ, गुजरात लॉबी का थोपा हुआ कार्यकारी अध्यक्ष मंजूर नहीं है। नागपुर को अलग अलग सामाजिक समीकरणों की बात की जा रही है। कहा तो ये जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के भीतर सोशल इंजीनियरिंग की वजह से हार हुई, तो उत्तर प्रदेश के सोशल इंजीनियरिंग को दुरुस्त करना सबसे ज़्यादा इस दौर में जरूरी है। तो क्या किसी पिछड़े वर्ग की व्यक्ति को कमान सौंप दी जाए? एक थोड़ी भारतीय जनता पार्टी के भीतर यह भी चल रही है। और क्या वो व्यक्ति जो पिछड़े वर्ग से आएगा, क्या इस धारणा की पुष्टि नहीं होगी कि नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग का वोट लाने में नाकाम हो गए, इसलिए एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की जरूरत महसूस की जा रही है, एक कार्यकारी अध्यक्ष की जरूरत पिछड़े वर्ग से महसूस की जा रही है? ये सारे सवाल इस दौर में उभर रहे हैं। और क्या संघ इस थ्योरी को स्वीकार करने के लिए तैयार होगा कि सोशल इंजीनियरिंग के मामले में नरेंद्र मोदी का चेहरा अकेला ही अब काफी नहीं रह गया है? वहीं दूसरी महत्वपूर्ण बात की योगी आदित्यनाथ की सत्ता को लेकर के जो तरह तरह की चर्चाएं हैं,
क्या योगी आदित्यनाथ की सत्ता को इस आधार पर चुनौती दी जाएगी पार्टी के भीतर से ही कि उत्तर प्रदेश के भीतर लोकसभा चुनाव के नतीजे खराब आए हैं 2024 की? गुजरात के लोकसभा चुनाव के नतीजे, लाल कृष्ण आडवाणी जब पीएम कैंडिडेट थे, अटल बिहारी वाजपेयी जब 2004 में पीएम कैंडिडेट थे, तो 4 और 9 दोनों के चुनाव में उठा करके अगर देखें उस डाटा को, आंकड़ा को, तो करीब 50% सफलता ही मिली थी भारतीय जनता पार्टी को। 14-15 सीटें मिली थी, 26 सीटें में गुजरात से। तो क्या उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बदल दिया गया था? ये सारे सवाल उत्तर प्रदेश को लेकर के भी उठ रहे हैं। और क्या ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के विपरीत मिजाज का कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट अगर बना दिया जाएगा और फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाने की एक स्क्रिप्ट तैयार की जाएगी और इस तरह के सवालों को संघ तवज्जो नहीं देगा और न ही इस तरह के किसी व्यक्तित्व को संघ स्वीकार करने के लिए तैयार होगा। अब दिल्ली अपने थोपने में, अपने चलाने में, अपने मनमर्जी करने में, दिल्ली में बैठे हुए गुजरात लॉबी अपनी पसंद का अध्यक्ष बनाने में कितना कामयाब हो पाएगी और संघ कितना प्रतिरोध कर पाएगा, अब तक ये मामला यहीं तक उलझता हुआ दिख रहा है। लेकिन कितना कर पाएगा और ये लॉबी कितना चला पाएगी, इसके बीच में अब कहीं ना कहीं लगता है कि कोई ना कोई रास्ता निकलता हुआ दिख रहा है। रास्ता इसलिए भी निकलता हुआ दिख रहा है क्योंकि एक तरफ एक और भारतीय जनता पार्टी को भविष्य के लिए देखना है, तो वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी को भी कहीं ना कहीं पार्टी संगठन में उलझे रहे नरेंद्र मोदी, अमित शाह या नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू की मांग को पूरा करते हुए अपनी सरकार की गाड़ी को घसीटते रहे। इन दोनों में से किसी एक प्राथमिकताओं को तय करना होगा 2024 में। और तीसरी ओर जो विपक्ष की ओर से इंडिया अलायंस, जो करीब करीब 245-50 के आसपास अब संसद में उनकी सदस्यों की संख्या दिखाई पड़ रही है, कब तक उसे सत्ता से दूर रखने में इस लोकसभा के भीतर भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी मिलेगी, ये सारे सवाल से भी जब सरकार को रूबरू होना पड़ रहा है तो क्या सरकार के सामने नरेंद्र मोदी और अमित शाह का सरेंडर हो जाना यही एकमात्र विकल्प बचता है? यदि सरेंडर हो गए, यदि गुजरात लॉबी सरेंडर हो गए, तो क्या उस परिस्थिति के भीतर सत्ता सलामत रह पाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी के भीतर से दूसरे प्रधानमंत्री की बिसात बिछनी भी शुरू हो जाएगी? दरअसल कार्यकारी अध्यक्ष के साथ कई सारे सवाल इस दौर में जुड़े हुए हैं। उन सारे सवालों का जवाब जो है अगले सप्ताह 10 दिन में 15 दिन में उम्मीद है कि नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में आपके सामने एक नया चेहरा होगा। और देखते जाइए, भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो चल रहा है बहुत दिलचस्प है। मौजूदा नेतृत्व बहुत भावी नेतृत्व की लड़ाई है और इसके लिए जो बवंडर, जो विपक्ष से उठने की जो संभावना थी वो उठी ही, लेकिन उससे ज़्यादा बवंडर तो नागपुर से उठा हुआ। और उस बवंडर का सामना करने के लिए गुजरात के भीतर जो बाढ़ आई है उसे कब तक रोक पाएगी या फिर राजनीतिक बाढ़ की कोई नए तरीके से उत्पन्न हो जाएगी, यह भी देखना इस दौर में बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए देखते रहिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।